पैर नहीं टूटा था कि वो बेड रिडन था, वो अच्छा खासा। और जो भी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो इंसान नॉर्मली होता है, मैं सबको बताना चाहती हूँ। पोक करने वाले थे वो जा चुके हैं, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। और जो आप लोगों का मोटिव था आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा किया। विक्की को बेचारे को धो डाला बिना सरफ के। अभिषेक अपनी मम्मी से बात कर रहा था, मैं भी वहीं थी, मैंने भी उनकी मम्मी से बात की थी, उनको हैप्पी न्यू ईयर विश किया था। कितना झूठ बोलोगे आप। हेलो, वेलकम डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त कमल जी दोबारा, और हम फिर से मिलने वाले हैं उनसे और कई सारी हम बातें करने वाले हैं। आज फिर से हम अभिषेक के बारे में। कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैजान, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। अब ये बताइए कि पहले हमने स्टार्टिंग में हमने बात की थी और कई सारी हमने बातें की थी। ईशा के बारे में बात की थी, अभिषेक के बारे में बातें की थी और उडारिया के बारे में बातें की थी। अब बताइए, शो अब फिनाले के करीब पहुंच गया है, कितना देख पा रही हैं, कितना फॉलो कर रही हैं? मैं बिल्कुल शो बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। अभिषेक है उसमें, ऑफ कोर्स मुझे फॉलो करना ही है, तो अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो प्राउड कि अभिषेक फाइनल 5 में पहुंच गया है। अब गेम की अगर मैं बात कहूँ तो डायमेंशन बहुत ज़्यादा बदल गया है, ग्राफ बहुत ज़्यादा बदल गया है इस वक्त अभिषेक का। उस पर क्या कहेंगी और क्या चेंजेस आप देखती हैं उनके अंदर? सी, वो बहुत मैच्योर हो गया है, बहुत मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहा है। और बहुत बड़ी बात एक ये भी है कि उसको जो पोक करने वाले थे वो जा चुके हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है उसके लिए। और अब उसकी जो अच्छी गुड वाली जो पर्सनैलिटी थी वो हम सबको देखने को मिल रही है। बट लेकिन इसके साथ में कई सारे उनके ऊपर टैक्स लग चुके हैं, जिस तरह से अभी हमने जो कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा, कोई उन्हें वुमेन बीटर कह रहा है, कोई उन्हें कुछ कह रहा है। आप कैसे देखती हैं इन सारी चीज़ों को? भाई, मुझे तो पहले ये बात समझ में नहीं आती कि विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी कुछ भी आपके पास उस चीज़ का प्रूफ नहीं, आप किसी को इतना बड़ा टैग कैसे दे सकते हो? आपने देखा है उसको किसी को मारते हुए, या आपने देखा है उसको किसी फीमेल पे हाथ उठाते हुए? बल्कि उसको ईशा ने कई बार शो में पुश किया है, तो उसको मैन बीटर बोलना चाहिए मैन पुशर बोलना चाहिए। क्यों ऐसे टैग दे देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बट एनीवेज, उसने बहुत ग्रेसफुली इस टैग को भी लिया और बहुत मजाक में इस चीज़ को उड़ा दिया, तो इट्स ओके। जब तक सब अच्छा चल रहा है अच्छा है। और ईशा भी घर के बाहर आ गई हैं और कई सारी चीज़ें उन्होंने अभिषेक के बारे में कही हैं। उन्होंने बोला है कि जो वो रोए हैं, जो उन्होंने उनके जाते वक्त में, उनके एग्जिट के वक्त में, इवन उन्होंने जो हेयर बैंड भी उठाया है वो सब नकली था, और जो आंसू जो थे वो मगरमच्छ के आंसू थे। तो मुझे लगता है कि जो उसने फिर कैमरा में देख देख के चिंटू के जाते समय आंसू बहाए थे वो भी नकली थे, जो वो कैमरा में देख रही थी और फिर उसने सडनली रोना शुरू कर दिया हमें, तो वो ज़्यादा नकली लग रहे थे। अभिषेक तो है ही पहले दिन से, वो तो तहलका में जाने के अगर इतना रो सकता है, तो ईशा तो फिर भी वो बोलता है कि मेरे दिल के करीब है, वो मानता है इस चीज़ को, डिनाई नहीं करता है। तो ये तो बहुत नॉर्मल था, नेचुरल था। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा उसका रोना, मैं बता रही हूँ, बट वो है ऐसा, वो है इमोशनल, क्या कर सकते हैं। एंड ईशा ने जो भी बातें कही, आपने कई सारे उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे, इवन शो के अंदर भी आपने उनको देखा होगा। क्या लगता है कि वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा पाई है शो के अंदर? वो रियल ऐसी ही है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसी ही है। जो शुरू में उसने पोर्ट्रे करने की क्यूट कोशिश की थी, वो धीरे धीरे जैसे ही समर्थ आया, उसके जो ट्रू कलर्स थे वो सामने आने शुरू हो गए। उसने एक पलटी मारी और एकदम से अभिषेक के खिलाफ खड़ी हो गई मोर्चा लेके, तो समझ में आ गया था। पहले वो सलमान सर के सामने कुछ और बोल के गई, जाते ही उसने अपना रंग चेंज किया, बोलती मैं तो ऐसी हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ। अभिषेक को अपने कमरे में रख लिया, चिंटू के आते उसके चेहरे का रंग उड़ गया, और उसके बाद जो उसने अपना गेम पलटा, तो आप देख ही रहे हो, हम 3 साल से देख रहे हैं, आपने 3 महीने में देख के पता तो कर ही लिया, ऑडियंस को पता चल गया है कि व्हाट एग्जैक्टली शी इज़। लेकिन जो घर से जो बाहर आई हैं, क्या लगता है कि उनका घर से आना वो डिजर्विंग थी, या अभी उनको घर गेम के अंदर और रहना चाहिए? सी, मैं जब भले ही जो मर्जी हो मेरा और ईशा का, पर मैं उसको फाइनल 5 में देख रही थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बिकॉज जो भी हो वो बहुत ब्लंटली खेल रही थी और बहुत अच्छे से खेल रही थी। पर चीज़ें कहाँ ख़राब हुई ना, चीज़ें जब उसके सर पे चढ़ गई, अभिषेक के साथ पोकिंग हो, मनारा को इतना हैरास करना हो, या जो भी हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत सेटबैक लेके आई। नहीं तो मेरी नज़र में वो फाइनल 5 में थी, मैं अरुण की जगह उसको देख रही थी। लेकिन थोड़ा शॉकिंग नहीं लगा आपको जिस तरह से उनका बाहर जो आई हैं, जो मतलब जिस तरह से आपने बोला कि भाई मैं उनको टॉप 5 में देख रही थी, और मतलब कि इवन कई सारे जो उनके फैंस जो हैं, मतलब उनका फैन बेस भी काफ़ी तगड़ा है भाई। मैं बोलूँगा कि उनको वो तो टॉप 3 में देख रहे थे, टॉप 4 के अंदर वो देख रहे थे। इतनी जल्दी वो घर के बाहर आ गए, तो आपके लिए वो थोड़ा शॉकिंग था कि मतलब कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? इवन अभिषेक वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक थी। नहीं, मेरे लिए शॉकिंग नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि जैसे चिंटू बाहर गया ना, तो चिंटू भी जो भी हो अरुण से तो अच्छा ही खेल रहा था।
बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहा था, सब कर रहा था। जब चिंटू निकला ना तो मुझे पता चल गया कहीं ना कहीं कि लोग अब इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है और ऑडियंस वोट नहीं करेगी, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी। तो मेरे लिए इतना शॉकिंग नहीं था, सीरियसली बताऊं तो। क्योंकि वही अभिषेक ने एक एपिसोड के दौरान ही उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने बोला था कि भाई कि ईशा मालविया को उन्होंने निकाल दिया, ईशा मालविया का फैन बेस बहुत तगड़ा है। बेचारे को इतना नहीं पता ना कि उसका फैन बेस कितना तगड़ा हो चुका है। मुझे याद है ईशा अपने पापा से पूछ रही थी कि पापा कितने फॉलोअर्स हुए, 2 कि 3? उसको इतना नहीं पता कि 2 भी रीच नहीं किया अभी। अभिषेक के 3.1 हो चुके टचवुड। तो अभी इस बारे में तो ऑडियंस को ज़्यादा पता है कि कितना प्यार दे रही है, किसको दे रही है और किस वजह से दे रही है। अभिषेक ने एक चीज़ और भी कही थी ईशा और समर्थ के रिलेशनशिप को लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी मम्मी जो है, अगर थोड़ा सा अप हुआ और ये थोड़ा सा डाउन हुई, या मतलब कुछ इस तरह की कोई एक बात चल रही थी, ग्राफ को लेकर एक बात चल रही थी कि अगर ईशा थोड़ी ऊपर होंगी और अगर समर्थ थोड़ा सा नीचे होगा तो वो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। और फिर 2 महीने 4 महीने की कुछ बात हुई थी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको यस यस एब्सोल्युटली। मैं ईशा का एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उसको बोला गया कि समर्थ भी आपको इतना बुरा भला बोलता है, सब कुछ करता है, तो आप समर्थ की इन चीज़ों के साथ ओके कैसे हैं? अभिषेक को लेके तो आप मोर्चा खड़ा कर देती हैं आपने समर्थ के लिए, तो इतना आपका बाइस बिहेवियर क्यों है, इतनी आप हिपोक्रेट क्यों है इस चीज़ को लेके? तो उसकी भी एक बात थी कि ये मेरे जब तक काम पे फ़र्क नहीं डाल रहा तब तक ओके है, मेरे करियर पे फ़र्क नहीं डाल रहा तब तक ओके है। तो ये किस किस्म की हिपोक्रेसी है? मतलब ये तो ये सच है। उसकी मम्मी उसके काम को लेके, उसके करियर को लेके बहुत पैशनेट है, होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। जो फैमिली वीक में जो हुआ, जो एक तरफ समर्थ के पापा बैठे हैं, एक तरफ फिर ईशा के पापा बैठे हुए हैं और फिर बीच में फिर कौवा जो बोल रहा है। हम लोग बहुत हंसे थे वो देख के। मीम तो उसके बाद में बने, हम लोग पहले ही इतना हंसे थे कि कितना ऑकवर्ड मोमेंट हो गया है दोनों के बीच में कि क्या ही बात करें हम लोग, किस बारे में बात करें। मतलब दोनों के बच्चे क्या ही गुल खिला रहे हैं। तो क्या बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों फादर आपस में आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे। तो वो बहुत फनी था, एक्चुअली वेरी फनी। इवन फिर वहाँ पे अभिषेक की मम्मी भी आई और उन्होंने ईशा से पूछा कि हमारे घर में कब टीवी फूटे। यस, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो उन्होंने पूछी कि तुम बोलती हो कि मेरे सामने ये हुआ, कब हुआ, तो सच्चाई बताओ। तो उसके पास जवाब नहीं था इस चीज़ का कि ये तो हुआ ही नहीं, ये कब हुआ। तो अब उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर करके आप बोले जा रहे हो मेरे सामने हुआ तो पापा से पिटेगा तो इससे पिटेगा। हर बच्चा अपने फादर से पिटता है बचपन में, मेरे बच्चे भी पिटते हैं मेरे हाथ से, ऐसी इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और उसको लेके तुम प्रोपेगेंडा बना रहे हो, उस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो, तुम बोल रहे हो कि ये टीवी तोड़ देगा, उसको पोक कर रहे हो, ये ले टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे, टीवी तोड़ दे। कि किस लेवल का हिपोक्रेसी है, मुझे समझ में नहीं आया। बट उसकी मम्मी ने जब पूछा तो उसके पास जवाब नहीं था, तो शी वॉज जस्ट अबाउट टू से सॉरी, बस, और कोई जवाब नहीं दे पाई वो। और सच सच होता है। अनीशा ने एक बात और कही कि जो अभिषेक जो मेंटल हेल्थ को लेकर जो बात जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं एक झूठ है। और जो और भी वो कई सारे वो दावे करते हैं, क्योंकि अगर उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब थी तो वो ब्लॉग्स कैसे बना रहे थे और वो गोवा कैसे जा रहे थे और बाकी सारी चीज़ें कैसे कर रहे थे। अगर इसको ये पता है कि ये झूठ है, ये बोल रही है कि ये झूठ है, तो फिर इस चीज़ का इतना बड़ा दावा कैसे किया कि तू अपना आधा छोड़ के आया है, अपना मैं आपको डॉक्टर का नाम बताता हूँ कहाँ है क्या है, ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे थे? अभिषेक तो नहीं लेके आया था इस मेंटल स्टेट को, तुम लेके आए थे, तुम लोगों ने इस चीज़ को मुद्दा बनाया, तो अब तुम अपनी ही बात से पलट रहे हो। मतलब आपका खुद का ही कोई स्टैंड नहीं है। और ये बात फैक्ट है, अभिषेक साइकेट्रिस्ट से ले रहा था, हम सबको मना किया था इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अभिषेक खुद भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता था कि ठीक है मेरी लाइफ का एक पार्ट था। और रही बात गोवा की, तो इसको मैं ज़बरदस्ती लेके गई थी। प्रियंका का बर्थडे था, इसकी टिकट्स तक मैंने करवाई थी, मेरे हस्बैंड ने टिकट्स करवाई थी। इसको हमने बोला था कि चल थोड़ा सा इस जोन से बाहर आ। वो कोई टांग, उसकी कोई पैर नहीं टूटा था कि वो बेड रिडन था, वो अच्छा खासा। और जो भी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है वो इंसान नॉर्मली होता है, मैं सबको बताना चाहती हूँ। बट कब उसका स्टेट ऑफ माइंड उस चीज़ में उसको लेके चला जाता है कि वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। अदरवाइज उसको कोई 104 बुखार नहीं होता, उसका कोई हड्डी पसली नहीं टूटी होती कि वो कहीं जा नहीं सकता। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए आप लोग। सबसे ज़्यादा शॉकिंग आपको क्या दिखाई दिया है ईशा के अंदर पूरे गेम के दौरान, जो आपको लगा हो कि हाँ भाई ये चीज़ जो थी ना ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। इवन उन्होंने एक और बात कही थी वहाँ पे 31st वाले डे कुछ ऐसा हुआ था कि 1 2 3 पर जो एक स्लैब वाली एक बात। मैं
उनके साथ थी। मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ की कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाकी चीज़ें तो चलो सुनी सुनाई हैं जो भी हैं, उस दिन तो मैं खुद चश्मदीद थी 31st वाले दिन कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इनका आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ था, उस आर्ग्यूमेंट के दरमियान भी इसकी मम्मी ऊपर पार्टी करी थी और मैं पूरा टाइम इन लोगों के साथ थी। मैं इन लोगों के साथ गई, इन लोगों के साथ घर वापस आई। तो मैं ईशा से पूछना चाहती हूँ ये इंसिडेंट कब हुआ, कब उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? और अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, चलो मैं बोलती हूँ फ्लिकर ऑफ सेकंड्स के लिए मैं इधर उधर गई, अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो पब्लिक ने नहीं देखा, किसी ने उस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब और तुम 31st को थप्पड़ खा के अगले दिन फिर उसके साथ बात कर रही हो? मैं तो ना करती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो एक्चुअली 31st का बोल के फंस गई, यही कहीं घर का बोला होता तो उसका झूठ शायद काम कर जाता। इवन उन्होंने करण जौहर ने भी ये बात उठाई थी वहाँ पे, अगर आपने वीकेंड का वारों वाला देखा हो, तो जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो कहती हैं कि मेरे पास में कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। आज फैजान मेरे यहाँ चोट लग जाए और मैं चोट लगा के वीडियो बना के बोल दूँ मुझे मेरे हस्बैंड ने मारा या मुझे किसी ने मारा है, प्रूफ क्या है? आप मुझे प्रूफ दो। चोट तो किसी को गिर के भी लग सकती है। और जो ईशा ने मुझे बताया था, मुझे नहीं सिर्फ, मेरे और भी को आर्टिस्ट मेरे साथ उस रूम में बैठे थे, उसने बोला था अभिषेक की वजह से मुझे मेरी मम्मी ने मारा और मेरा दरवाजे के हैंडल पे मुंह लगा और मुझे ये नील आया। अब या तो वो सच था, ये सच है। झूठ तो दोनों तरफ से बोल रही है वो, झूठ तो दोनों तरफ से बोल रही है वो। क्या रीज़न आप मान सकते हैं कि मतलब कि उनको इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं, कि उनको कहना पड़ता है? क्योंकि शो में दो बातें अगर हो, वहाँ से भी वो पर्सनल बातें कह रहे हैं, फिर यहाँ से भी ये पर्सनल बातें कह रहे हैं, क्या ज़रूरत है कि, और मतलब इतनी, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अभिषेक ना मना करता है कि सर ये बातें मत करो। इवन वीकेंड के बार पे भी ये बातें जब चली हैं, जब करण जौहर ने जब ये बात बोली तो अभिषेक वहाँ से पीछे से ये बोल रहा था कि सर ये मत करो, सर मत उठाओ सर ये बातें। फैजान वो कहीं ना अपना गेम प्लान बना के ही चली थी। जो उसने स्टेज पे आते पहले दिन ही सलमान सर के साथ ये करके, जो आज बोलती है कि मैं सिंपैथी कार्ड नहीं खेलती, मैं वुमेन कार्ड नहीं खेलती, इसने पूरे शो में वुमेन कार्ड खेला है, सिंपैथी कार्ड खेला है, लोगों को कोने कोने में बिठा के अपनी पर्सनल बातें बताई हैं। और यही जो थप्पड़ वाला मुद्दा है, पहले उसने विक्की को कोई और कहानी बताई थी कि हम एंटर किए और 4 लोग आए, मैंने अभिषेक से मिलवाया, अभिषेक ने मुझे थप्पड़ लगा दिया। फिर जब समर्थ के साथ ये बात हुई तो 1 2 3 4 काउंट पे ये बात हो गई, जबकि 1 2 3 4 काउंट पे अभिषेक अपनी मम्मी से बात कर रहा था। मैं भी वहीं थी, मैंने भी उनकी मम्मी से बात की थी, उनको हैप्पी न्यू ईयर विश किया था। कितना झूठ बोलोगे आप, कितना झूठ बोलोगे? तो ये चीज़ मुझे तो हजम नहीं हो रही। और ये उसका प्लान था, और अभिषेक ने उससे जाने से पहले फ़ोन पे बात भी की थी कि उन्होंने उस फ़ोन कॉल के बारे में भी ये बात बोली है कि मैं तो भाई इमोशनल कार्ड खेलूंगा वहाँ पे, मैं इमोशनल होने की एक्टिंग करूँगा। ये उसने बोला है। ओ गॉड। दोनों के बीच में जो बात हुई है, एक इंटरव्यू में ही कह रहे थे वो कि मेरे पास में जो फ़ोन आया उसमें ऐसा बोला गया है कि भाई मैं तो इमोशनल कार्ड खेलूंगा वहाँ पे, मैं इमोशनल एंगल दिखाऊंगा अपना। हाँ, वो ना एक्चुअली ईशा के साथ ही पूरा गेम प्लान करके गया था कि ईशा तू ये करना, मैं वो करूँगा। वेरी गुड फॉर हर। उसको बोलने से पहले समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँगी, कि अब वो अपना गेम प्लान इसको बता के जाएगा जो उसकी कॉम्पिटिटर है शो में। कैसे बोल सकते हो आप ये चीज़ यार? मतलब कोई ठीक है वो बता देती है कहीं ना कहीं कि मैं 19। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा बोला होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने ये ज़रूर बोला था, जो उसने हमें भी बताया, मैं प्रियंका सब लोग साथ में बैठे थे, उसने ज़रूर बताया कि मैंने ईशा को बोला कि ईशा हम लोग पुरानी कोई बात नहीं करेंगे, ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ा है और जब भी कोई पुरानी बात आती है इट वाज नॉट अ गुड टाइम फॉर मी, और मैं बहुत उस जोन में चला जाता हूँ, मेरे 3-4 दिन खराब हो जाते हैं। एंड बिग बॉस ऐसा प्लेटफॉर्म है, 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, तो हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम अपना अपना अलग अलग खेलेंगे। तो इसने बोला था आगे से ईशा ने कि ओ तुम्हें क्या लगता है हम दोनों को साथ में क्यों बुला रहे हैं? वो इसीलिए बुला रहे हैं कि उनको मसाला मिले, बिग बॉस वाले हम दोनों को साथ में इसीलिए बुला रहे हैं। तो कुछ बात आएगी तो मैं तो बोलूँगी। ये ईशा ने बोला था? यस, ये ईशा की वर्डिंग थी कि वो हमें बुला रहे हैं, मसाले के लिए बुला रहे हैं। बिल्कुल, कि अगर हुआ तो मैं तो बोलूँगी। तो अभिषेक ने तब भी बोला था कि पुरानी कोई बात मत करना ईशा, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं उस जोन से फिर बाहर नहीं आ पाता हूँ जल्दी। तो वो उसने कर दिखाया, उसने स्टेज पे जाते ही सलमान सर के सामने पहली बात वो की, तुम 2 साल से नहीं बोली, जब तुम्हारे साथ हुआ था अब तो तुम मूव ऑन कर चुकी हो, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, भूल जाओ ना पुराने को, क्यों याद करना है, क्यों उसको पुरानी बातों को कुरेदना है, नए के साथ हो एंजॉय करो। बट वही उसको पुराने कुरेदने थे, किससे के कुरेदे उसने। और जो पोकिंग जो हुई थी जो एक वक्त पे, जब समर्थ ने जब उनके मुंह में टिश्यूज़ वगैरह डाल दिए थे और भी कई सारी चीज़ें हुई, बार बार जब बोला गया था, और जिस वजह से उनको घर से बाहर भी निकाला गया था, और फिर जब उन्होंने घर में दोबारा एंट्री की तो कई सारे लोगों को एतराज़ भी था वहाँ पे। उनका ये कहना था कि भाई इनको दोबारा घर के अंदर एंट्री मत दो,
इवन उसमें से एक विकी भैया थे और भी कई सारे लोग थे। बिल्कुल। सी बात तो वही है ना कि कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर का रूल तो टूटा था, पर वो हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है कि आपने उठ के अगर ऐसे किसी को थप्पड़ मार दिया वो गलत है, बट आपको उस लेवल तक लाया गया है, मजबूर किया गया है। वो बंदा क्लॉस्ट्रोफोबिक है, ईशा इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है कि वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, बट उसकी उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, बोलते बोलते उसके मुंह में टिश्यू डाला जा रहा है, उसके ऊपर कंबल डाला जा रहा है, तो किस हद तक आप बर्दाश्त करोगे? वो बेचारा तो बहुत पेशेंस रख गया, मैं होती तो बहुत पहले मार चुकी होती, मैं सच बता रही हूँ। ईशा को ये बात मालूम थी क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली? हाँ बिल्कुल, ईशा ने खुद लंदन वाले ब्लॉग में जब इसको पता था कि ये लोग जा रहे हैं, उसको अभिषेक को पता चला कि इतनी लंबी फ्लाइट है, तो वो डर गया था कि मैं मतलब कैसे जा पाऊंगा इतनी लंबी फ्लाइट में, मेरा दम घुटता है। तो ये ईशा के मुंह से निकली हुई बातें हैं कि इसको क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मैं टेंशन में हूँ, पर मैं इसको लेके जाऊंगी कैसे भी, वॉट एवर इट में भी। तो ये इस ईशा के ब्लॉग में डाला हुआ है ये चीज़। ओके, नेटिजन्स का ऐसा कहना है जो है कि वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ईशा का पूरा गेम जो था वो था अभिषेक। इवन वीकेंड के वार पे भी इस बात को कई बार बोला गया है। क्या आपको भी लगता है ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका गेम अभिषेक से शुरू होता था, अभिषेक पे ख़त्म होता था। जब अभिषेक चुपचाप अंदर बैठ जाता था तो भी बाहर वो कुछ कुछ बोलती रहती थी, और एक बार तो उसने ये भी बोल दिया, ओ अब आ गया अभिषेक बाहर, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे अब नींद आ जाएगी अच्छे से। उसका दिन उसी से शुरू होता था, उसकी रात उसी पे ख़त्म होती थी, उसके अलावा उसका कोई गेम नहीं था बस। तो बाहर आके भी वही कर रही है वो, उसके दिन और रात अभिषेक से शुरू हो रहे हैं। जो अभिषेक ने जो हेयर बैंड ईशा का जो अपने पास में रखा हुआ है और जाते टाइम में जो वो इमोशनल हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि वहाँ पे जब वो जा रही थी तो क्या फील हो रहा होगा वहाँ पे? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है यार कि ये कैसी सी बात है। सी पर्सनली मैं बोलूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा उसका ये मूव, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब इतना सब कुछ तुम देख चुके हो, उसका इन एंड आउट तुम्हें पता चल चुका है। चलो बाहर तो हम बोलते थे तो तुम्हें समझ में नहीं आता था, यू वर इन लव, बट अब तुम बहुत कुछ देख चुके हो। अभी भी अगर तुम ये चीज़ें करोगे तो नॉट गुड फॉर हिम। तो बट वो है इमोशनल, वो है, अभी भी उसके मन में है फीलिंग्स, तो हम उस चीज़ को भी डिनाई नहीं करते क्योंकि हम अभिषेक को जानते हैं। बीइंग अभिषेक वो करेगा, उसको लग रहा होगा कि ये फाइनल 5 डिजर्व करती थी, अब ऐसे जा रही है, उसको बुरा तो लगा था। रोस्ट वाला वीडियो देखा था आपने जो उन्होंने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई लव दैट। बहुत अच्छा उसने किया था, बहुत अच्छा। कौन सा पंच सबसे ज़्यादा पसंद आया था आपको अभिषेक का? ईशा कहती है मैंने टीवी तोड़ा है, मैंने टीवी तोड़ा है, टीवी का तो पता नहीं, आज मैंने तेरा गुरूर जरूर तोड़ा है। एक ये, और एक आयशा, मुझे आयशा और अभिषेक का जो वो था बहुत अच्छा लगता था, बट इसमें जो बोला था ना कि ये नागिन में भी फन होता है, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे उम्मीद नहीं थी, बहुत ही अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया उसने। इट वॉज अमेजिंग। और बिग बॉस ने भी अपने एक जर्नी के वीडियो के दौरान उन्होंने एक बात कही है कि भाई विलन से हीरो बनते हुए हमने इस बंदे को देखा है। एब्सोल्युटली। सी जब गया था और जब उसका हाइपर नेचर उसका इसी वजह से हो गया था कि ईशा ने स्टेज पे ही वो सारी हरकतें शुरू कर दी थी, और वो बंदा ऐसा है ना, वो ऐसा नहीं है कि आज अभी 2 मिनट में चीज़ें निकाल दे, उसको वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, उसको वो चीज़ें बहुत देर तक मतलब उसके दिमाग में रहती है। शायद कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न था कि उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा कि वो मूव ऑन नहीं जल्दी कर पाता, तो उस वजह से उसका एक बहुत एग्रेसिव नेचर सबके सामने आया था। तो लोगों को लगने लग गया था कि ये क्या है, क्यों लड़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, और वो फिर धीरे धीरे करके उस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये लड़ेगा, इसको पोक करो, ये लड़ेगा। तो कहीं ना कहीं विलन बन गया था वो घर का, बट उसने अपने आप को हीरो बनाया है, और थैंक यू समर्थ एंड ईशा उसको उस तरह हीरो बनाने के लिए। बहुत बड़ा हाथ है दोनों का भाई, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि समर्थ और ईशा के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक यू। अगर अब घर में अब विकी भैया चले गए हैं, क्या लगता है कि मतलब विकी भैया घर से जाना डिजर्व करते थे या अभी कुछ दिन और रुकना चाहिए था उनको? नहीं, मुझे विकी का गेम काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट हाँ बहुत ज़्यादा बीच में आके उनको बेचारों को सेटबैक मिला, कुछ उनकी फैमिली की वजह से और कुछ मतलब अंकिता के बिहेवियर की वजह से भी मैं कह सकती हूँ। और हाँ ठीक है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत चलता है, बट उसको इतना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतना सब नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। मुझे लगता है फाइनल 5 तक तो आना चाहिए था उनको। लेकिन क्या वजह मानते हैं आपके मतलब कि विकी भैया को जल्दी से घर से बाहर आना पड़ा, और मतलब अंकिता भी अंदर हैं, अरुण भी अंदर हैं, और
और भी कई सारे लोग जो हैं, मनारा भी घर के अंदर है, कि उनको पहले आना पड़ा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसको इवन नेटिजन्स का ऐसा कहना है कि मतलब कि कहीं ना कहीं उनको बाहर निकालने में उनकी बीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, कि मतलब जिस तरह से उन्होंने बार बार उनको कई चीज़ें कही हैं, या जिस तरह से उन्होंने बार बार उन्होंने उनकी एक इमेज जो बनाई है डोमिनेटिंग हस्बैंड की, उसके ऊपर क्या कहना है? आपको लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने एक इमेज तैयार कर दी विकी भैया की बात? बिल्कुल बिल्कुल। देखो फैजान, अगर एक बीवी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने हस्बैंड को विदाउट एनी रीज़न वुमेनाइजर बोल रही है, इससे बड़ा टैग तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये बहुत बड़ा टैग था एक बीवी को अपने पति को देना, और उसके पीछे उन्होंने रीज़न बताया कि तू मनारा से बात कर रहा है, तो इससे बात कर रहा है। अरे घर में 10-12 लोग हैं, किससे बात करेंगे? वो लोग आपस में ही तो बात करेंगे, वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और उनकी हर मूव को, हर छोटी सी छोटी मजाक को भी इतना बड़ा बना के, यार वो गाना गा रहा था ऐसे मजाक में, इतना बड़ा बना दिया। तो इसमें तो ईशा का भी बहुत बड़ा हाथ था कि उसने जाके तीली लगाई थी, देखो देखो गाना गा रहा है उसकी। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वो अंकिता ने ये गलत किया है। मुझे लगता है कि दोनों में से कौन ज़्यादा टॉक्सिक लगता था आपको? और क्यों? अंकिता। अंकिता, क्योंकि विकी ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करने की कोशिश की। भले ही वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, मैं मानती हूँ वो कि हर चीज़ उसको दूसरे पे डालना बहुत अच्छे से आता है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को अंकिता निगलेक्ट कर सकती थी। मनारा और उसकी दोस्ती को निगलेक्ट कर सकती थी, एक उसकी मस्ती करना, उसको दूसरे के साथ बैठना, वो निगलेक्ट कर सकती थी। कहीं ना कहीं विकी को पता था यार बीवी है, हस्बैंड जैसे ही होते हैं, मेरे हस्बैंड भी आज ऐसे ही हैं, थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि बीवी है, बाकियों के साथ बना के रखनी है। आफ्टर ऑल तो बिग बॉस का गेम है, जितने लोग आपके साथ होंगे आप वोटिंग में बचते रहोगे, फैक्ट है ये। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना है कि कहीं ना कहीं दोनों की ना एक एक्टिंग है, या एक दोनों फिक्स कर कर आए हैं, दोनों कई सारी चीज़ें कर कर आए हैं। आपको लगता है कि ऐसा है कि मतलब एक दोनों स्ट्रैटेजी बना कर आए हैं, या तो फिर अगर नहीं भी अगर ऐसा किया है तो बाहर आने के बाद में दोनों के रिश्ते पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ असर पड़ेगा? सी मुझे तो इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि मैं विक्की और अंकिता को पहले से नहीं जानती हूँ कि अगर उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी थी तो कहीं ना कहीं अंकिता को फेवर कर गई वो, पर विक्की के लिए तो सेटबैक ही रहा उस चीज़ को लेके। नॉट सिर्फ कि आप फाइनल 5 में नहीं पहुँचे, आपकी एक पर्सनैलिटी ख़राब होती है लोगों के सामने, आपका एक अलग रूप लोगों के सामने आता है कि आज आपकी वाइफ आपको वुमेनाइजर बोल रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा हुआ होगा। आज आपकी बीवी आपको कुछ करने से के लिए रोक रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका ये पास्ट रहा होगा, कुछ ऐसा रहा होगा। तो वो चीज़ें मे बी अंकिता अपने ही इमोशंस में इतना वो हो गई थी कि वो ये चीज़ें नहीं समझ पाई, बट मुझे एज एन वाइफ ऐसा लगता है कि इट वॉज रॉन्ग। एंड विकी भैया ने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के दौरान बैठकर उन्होंने सॉरी भी बोला अंकिता से, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। क्या लगता है वो रियल था या सिर्फ कैमरे के लिए लगा आपको? अगेन कि विकी कर सकता है ये चीज़, वो गेम में रहने के लिए ये चीज़ें कर सकता है कि भैया अब मुझे माफ़ करो, हो गया जितना होना है बस। अब अगर ये इसी से मेरा पीछा छूटता है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ। उस टाइम पे जो सब लोग उन पे चढ़े हुए थे, तो शायद उनको यही एक सोल्यूशन लगा कि अभी तो कर लेता हूँ, घर जाके देखूंगा। कैसी लगी कॉन्फ्रेंस, कैसी लगी आपको? कॉन्फ्रेंस वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, और जो आप लोगों का मोटिव था आप लोगों ने बहुत अच्छे से पूरा किया। विकी को बेचारे को धो डाला बिना सरफ के, और अंकिता को उसी सरफ में धो के एकदम चकाचक बोलते हैं टाइट की सफेदी। यार मैंने तो बात की थी मुनावर से, मुझे मौका, हाँ बहुत सारे जो वहाँ पे आए थे वो ऐसा लग रहा था कि मोटिव लेके आए हैं कि उसी ऐसा लगा आपको ऐसा कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल बिल्कुल बहुत 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 प्रोमिनेंट दिख रहा था कि सवाल जो घुमा फिरा के ना विकी के अगेंस्ट ही पूछे जा रहे हैं, और अंकिता को कहीं ना कहीं वाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है, आफ्टर ऑल उसके मायके वाले थे तो। पर लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बिग बॉस बायस्ड हैं? हाँ, तो खुला ही बोल रहे हैं मैं बायस्ड हूँ। वो तो बोल रहे हैं, लेकिन अब शो के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि भाई जिस तरह से आपने बोला कि भाई वाइट वॉशिंग चल रही थी वहाँ पे। वाइट वॉशिंग तो चल रही थी अंकिता की। सबसे ज़्यादा फैजान मुझे उस दिन प्रॉब्लम हुई थी जिस दिन इन लोगों ने मनारा के बारे में इतना कुछ बोला। मनारा की सिस्टर आके बोली थी कि ये प्रैंक किया जा रहा था, उसके बावजूद भी सलमान सर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उन्होंने बोला अच्छा ईशा की बात है, ये हम मुद्दा बाद में उठाएंगे। उसने बोला नहीं सर, अंकिता थी, तो भी उस मुद्दे पे जहाँ की छोटे छोटे मुद्दों को पकड़ के हंगामा किया जाता था। आई डोंट नो द रीज़न, पर उस दिन कुछ नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया।
वो क्यों? क्योंकि उस दिन अंकिता ने लिमिट क्रॉस कर दी थी। अगर ईशा ने लिमिट क्रॉस की थी तो अंकिता बराबर की हिस्सेदार थी उसमें, तो फिर भी कुछ नहीं बोला गया। और कौन यहाँ तक आना डिजर्व नहीं करता था आपके हिसाब से? सी, अगर फ्रैंकली बोलूँ तो अरुण, मुझे नहीं लगता कि अरुण डिज़र्व करते हैं, क्योंकि चलो उनकी किस्मत अच्छी है या ऑडियंस उनको प्यार कर रही है, पर बाकियों के मुकाबले उनकी मेहनत इस शो के लिए बहुत कम है, उनका इनपुट इस शो के लिए बहुत कम है। बाकियों ने अपना ब्लड एंड स्वेट दिया है इस शो के लिए, उन्होंने इतना नहीं किया है, तो मुझे लगता है। मुनावर ने एक चीज़ और भी कही है कि कहीं ना कहीं भाई जिस जिस हिसाब से शो जा रहा है कहीं ना कहीं ये ट्रॉफी भी लेके जा सकता है। हाँ हाँ, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस है। आपने देखा था वो क्लिप देखा है आपने, जब वो विकी भैया जाते हैं फिर दोनों फिर बाहर गार्डन एरिया में सब बैठते हैं और फिर वहाँ पे डिस्कशन चलता है जहाँ पे अरुण कहीं दूर पे होते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था, उसने मतलब कि निकल गए। देखो, अभिषेक का मैं चाहती हूँ जीते, पर क्या होता है ना कि आपका लक और स्टार्स एक लाइन होने चाहिए उस दिन, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। किसने सोचा था एमसी स्टैन जीतेगा? या तो प्रियंका जीती या शिव जीतता, एमसी स्टैन जीता ना, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो घर के बाहर जो है ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शो जो हो गया है ना वो मुनावर वर्सेस अभिषेक हो गया है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सलमान के एक साइड मुनव्वर देख रही हूँ, और ये मैं आज नहीं देख रही हूँ, ये मैंने बहुत पहले इंटरव्यू में बोल दिया था कि एक साइड अभिषेक है और एक साइड मुनव्वर है। अब हाथ किसका उठता है वो देखना बाकी है। और किसके पास में ज़्यादा पॉइंट्स लग रहे हैं आपको? सी, मुनव्वर की फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत है, पर अभिषेक ने जो प्यार मतलब बिग बॉस में जाके कमाया ना, वो एक अलग है। तो देखो, अब प्यार जीतता है कि वोट बैंक जीतता है? आपको क्या लगता है? प्यार जीतना चाहिए। लोगों ने जो इतना उसको ऑर्गेनिकली प्यार दिया है, ऑर्गेनिकली उसको हीरो बनाया है, तो अभी तो टाइम है। प्लीज़ प्लीज़, मैं वोट अपील कर रही हूँ, प्लीज़ वोट करो अभिषेक के लिए, उसको जिताओ। एंड मुनावर कैसे लग रहे हैं अब आपको? उनके गेम में क्या बदलाव आप देख रही हैं अब? मुनावर की गेम मतलब समझ नहीं आई मुझे पहले दिन से। वो शायद उनका वही गेम था कि मैं ऐसे ही चलूँगा, बट ही इज़ स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। उसको पता है कब किसके साथ कितनी बात करनी है, कब अभिषेक के साथ बनानी है, कब उसके अगेंस्ट खड़ा होना है, कब उसको सपोर्ट करना है, कब दोस्ती दिखानी है। ही इज़ वेरी स्मार्ट इन दैट। वो कहीं ना कहीं अभिषेक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो दिल से इतना जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो इन दैट मैनर ही इज़ वेरी स्मार्ट। और बाकी जैसे उसने आपके सवाल पे बोला था, मैं वही उसका रिएक्शन करती हूँ कि जीत गया तो किस्मत। ये सब किस्मत पे छोड़ रखा है। बिल्कुल, उसने तो यही बोला है, बाकी जो 10 मिलियन उसके फैन है उन पे छोड़ रखा है। तो उसने तो ये भी बोला कि इंशाल्लाह ट्रॉफी में लेकर जाऊंगा। वाहिगुरु करे असी लेके आइए। वही हो सकता है। जो अभी ट्रॉफी को लेकर जो बात जो चल रही है मतलब कि दो तरफ की चल रही है, एक तो चंडीगढ़ और दूसरा डोंगरी। हाँ आप कहाँ चाहती हैं? यार, मैं तो चाहती हूँ मेरे घर आए अभिषेक, सीधा ट्रॉफी लेके इधर आए। तो यार, मैं सच में दिल से चाहती हूँ अभिषेक जीते। नॉट इवन कि मैं अभिषेक को फेवर कर रही हूँ इसलिए, बट अभिषेक ने ग्राफ दिखाया है पूरे बिग बॉस में, एक उसका ग्राफ, उसने प्यार कमाया है। ये लोग प्यार लेके आए थे बिग बॉस में, कोई अपना नाम लेके आया था, कोई अपना शो लेके आया था, कोई अपना फ़ैन फॉलोइंग लेके आया था। अभिषेक कुछ लेके नहीं आया था। अभिषेक के पास ना बैकअप था, ना फॉलोअर्स थे, ना कोई ऐसा बड़ा शो था कि जिसका वो सिर्फ अभिषेक बन के आया था। तो उसने जो किया है ना, वो सब यहीं से कमाया है। तो मनारा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मनारा कैसी लग रही है आपको? यार, वो ना कभी मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। कैसे? पता नहीं, कभी कभी जैसे उस दिन जो टास्क में उसने किया, मुझे बहुत उसके ऊपर मुझे लग रहा था कि वाह क्या लड़की ने किया, और उसके बाद भी जैसे पोकिंग को उसने हैंडल किया, बहुत अच्छा किया। पर फिर जब पता नहीं, कहीं ना कहीं बहक जाती है वो, जब मुनव्वर के साथ और चीज़ों को लेके मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहक जाती है वो। तो शायद उसका नेचर ही वही है, वो थोड़ी सीधी है या पता नहीं। लेकिन यहाँ तक आना आपके हिसाब से क्या मतलब डिजर्विंग है या नहीं? आपको डिजर्विंग लगती है? नहीं, इससे बेटर पोटेंशियल लगता है आपको कि नहीं लगता है? ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो ईशा मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा डिजर्विंग थी। गलतियां कर गई वो, बहुत सारी गलतियां कर गई वो, जिसने उनको सेटबैक किया, बट मुझे नहीं लगता।
क्या लगता है आपको कि ईशा ने कहाँ पे ऐसी गलती कर दी जो मतलब कहीं ना कहीं एक ऑडियंस का ना दिल जीतने में वो थोड़ी सी नाकामयाब रही वो क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप पे, और अपने आप पे ना ये एक ओवर कॉन्फिडेंस ही बोलूँगी कि मैं अपने आप के कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अरे मुझे तो लोग ऐसे ही प्यार करेंगे। ये इसका सेट पे भी होता था, वो थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस है इन चीज़ों को लेके। और जब उसके पापा उसको समझा के गए, वो तब भी नहीं समझी चीज़ों को। ईशा का ऐश्वर्या को निकालना भी एक बहुत स्मार्ट मूव था कि शायद उसके फैंस मुझे वो कर देंगे। उसने दिमाग हर जगह लगाया, बट ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत पतली लाइन होती है, और उसने वो बहुत छलांग मार के क्रॉस की। ऐसा भी नहीं कि थोड़ी सी, उसने छलांग मार के क्रॉस की। बहुत सारे लोगों को ये बहुत बाद में समझ में आया, इवन वो फैमिली वीक में, कि उन्होंने क्यों ऐश्वर्या को चुना और क्यों उन्होंने राइडर को मतलब सेव किया वहाँ पे। ये उसने एक तीर से दो निशाने खेले थे सरासर। वो उसका बहुत आपको समझ में आ गया तो उस वक्त ये बिल्कुल बिल्कुल जैसे हुआ था ना, मुझे लगा था, मैंने बोला ये देखना, मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, मैंने बोला ये ऐश्वर्या को निकालेगी, बोलती नहीं नहीं उसके खिलाफ तो इतना वो है चल रहा है। मैंने बोला देख लेना ये ऐश्वर्या को निकालेगी, और उसने वही किया, उसने एक तीर से दो निशाने किए, क्योंकि उसको ये तो पता चल गया था कि बिग बॉस आज नहीं तो कल राइडर को निकालेंगे, और ये फैन फॉलोइंग मेरे सपोर्ट में आएगी उसकी, कि वो बोलेगा वो मुझे बचा लिया था ईशा ने। बट वही ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आप जाते हो तो आप कहीं ना कहीं, उसके पापा ने भी बोल दिया था कि बेटा ये ऐसा कुछ नहीं है, अपना गेम खुद खेलो। बट लेकिन क्या लगता है कि दोनों का रिलेशनशिप आगे जाएगा? आप जिस तरह से कई सारी जो शर्तें जो लगी हुई हैं, जो अभिषेक और मुनव्वर ने जो शर्त जो लगाई है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? मैं भी लगा देती हूँ 6 महीने। बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। ईशा को कोई अच्छा शो मिलने दो या कुछ ऐसा होने दो, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इतना ही है। क्या बात कर रहे हो? और मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है? मुझे पता है, मुझे ईशा का नेचर भी पता है, उसकी मम्मी का नेचर भी पता है, और कहीं ना कहीं वो अपने काम को लेके उस तरह से है, उतनी मतलब उसको लिए उसका नाम काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई नो हर। तो मम्मी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग है क्या उनकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा। ये आज ईशा जितने भी क्लेम करती है, मेरी मम्मी को ये नहीं पता था, मेरी मम्मी को वो नहीं पता था, उसकी मम्मी को सब कुछ पता होता था, सेट पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ईशा के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी मम्मी पूरा काम इसका हैंडल करती थी, तो उनको सब पता होता है। क्या चेंजेस आपके हिसाब से ईशा को उनके अंदर लाने चाहिए, वो क्या होंगे? यार वो तो अपनी मम्मी से पूछे, मैं क्या ही बताऊँ। फिर भी जो आपको लगता हो कि थोड़ा और हम्बल होने की ज़रूरत है, उसको अपना नकलीपन कम करने की ज़रूरत है, उसको रियल होने की ज़रूरत है, उसको रिश्ते कमाने सीखने पड़ेंगे। उसने उड़ारिया में 3 साल काम करके भी एक ऐसा रिश्ता नहीं कमाया जो उसकी सपोर्ट में आगे खड़ा होता। वो उसको बोलती है कि चापलूसी, ये अरे दोस्ती को चापलूसी का नाम दे रहे हो। कल तुम विक्की की पार्टी में गई हो, मैं बोलूँगी तुमने चापलूसी की इसलिए चली गई, तो बोलने में क्या जाता है। अच्छा, ऐसा बोला गया है ऐसा? बिल्कुल, उसने बोला कि मैं तो उड़ारियाँ टीम से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, ये आपस में एक दूसरे की चापलूसी करते थे, अभिषेक इनकी चापलूसी करता था, इसलिए उसने अभिषेक को सपोर्ट किया। नहीं बहन, अभिषेक दिल का सच्चा इंसान है, वो जैसा है वैसा है, वो नकली नहीं है। ये मुझे कुछ नया मालूम पड़ा है यहाँ पर। और ये कैसे मालूम पड़ा आपको? मैंने इंटरव्यू देखा था उसका एक, वहाँ पे बोला गया है। हाँ हाँ, तो मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने बोला कि अभिषेक इन लोगों की चापलूसी करता था, इसलिए मैं नहीं करती थी। तो ऐसे लोग कैसे ही रिश्ते कमा पाएंगे, जिनको एक दोस्ती, ऑर्गेनिक दोस्ती चापलूसी लगती है? आपको लगता है ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी रिश्ते कमा पाएंगे? कभी भी नहीं। नाम कमा लोगे, रिश्ते नहीं कमा पाओगे। और बीच में मैं एक ऐसी खबर में पढ़ रहा था कि आप शो पर जाने वाली हैं, आपको बुलाया गया था, फिर वो कैंसिल हो गया, क्या हुआ था वो? हाँ, बिग बॉस में मुझे बुलाया गया था जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाइप हो गई थी कि न्यू ईयर पे मारा, न्यू ईयर पे मारा, न्यू ईयर पे मारा। तो बिग बॉस की टीम ने कांटेक्ट किया था मुझसे, उन्होंने काफ़ी फीडबैक लिया मुझसे, उन्होंने बोला कि कल आपका शूट होगा सलमान सर के साथ। तो जिस दिन जाना था उस दिन 1 घंटे पहले उनका फ़ोन आया कि कुछ क्रिएटिव डेवलपमेंट की वजह से आज का शो वो हो रहा है। मुझे लगता है कि उनको भी लगा होगा कि बहुत ज़्यादा बैशिंग हो जाएगी शायद। उसके बाद फिर करण सर ने सारा कमी पूरी कर दी, तो वही उन्होंने बातें की जो मतलब जो थी, जो बोली गई थी। मतलब जो 31 को लेकर जो कई बार जो बातें जो कही गई थी, उसको लेकर वो बात कही गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जानना चाहते थे क्योंकि मैं साथ थी भाई, मेरे सामने सारा इंसिडेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप कितना झूठ बोलोगे। और आप बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगा रहे हो, मारना मतलब इट्स वेरी सीरियस एलिगेशन। और हर बार बिग बॉस के सेट पे हमने तुम्हें मारते हुए देखा है, कभी अभिषेक को धक्का मार रही हो, कभी किसी को धक्का मारती हो। समर्थ ने तुम्हें
कितनी बार वो किया है, तो तुम्हारी कैसी हिपोक्रेसी है? वो तुम्हें मारना नहीं लगा? जो टीवी के सामने मतलब इतने कैमरास के सामने इतना कर रहा है, वो पीठ पीछे क्या कर रहा होगा तुम्हारे साथ? वो ठीक है। तो शी इज़ वेरी हिपोक्रेट। तो इस बारे में तो मैं क्या ही बात करूँ। 28 तारीख को फिनाले है, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, क्या रिजल्ट हो सकता है? यार मैं एक्सपेक्ट तो यही कर रही हूँ कि अभिषेक ट्रॉफी लेके आए और हम धमाल पार्टी करें, बस इससे ज़्यादा तो हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ तो प्यार मिल चुका है, ऑडियंस का सपोर्ट मिल चुका है, ऑडियंस का सब कुछ मिल चुका है, अब एक ट्रॉफी की कमी है बस। जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे आप अभिषेक की ऑडियंस से? मैं अभिषेक की ऑडियंस से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई प्यार से, दिल से, अपनी सच्चाई से उसने आपका दिल जीता है तो प्लीज़ उसको वोट कीजिए। वो हम सब में से एक है। मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगी, वो कोई बड़ा नाम लेके नहीं आया था, कोई बड़ा शो लेके नहीं आया था, कोई बड़ी फ़ैन फॉलोइंग लेके नहीं आया था। वो हम सब में से निकला हुआ बच्चा है। तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करो ताकि आप लोगों को लगे कि हम में से कोई जीता है। थैंक यू सो मच कमल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप आपकी बात जल्दी सच हो। बिल्कुल, आई विश माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड। थैंक यू। Hey guys, I'm Kamal Dadiala and you are watching me on Tele Masala.